तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है और उसके हम सारे प्रोडक्ट तो यूज़ करते होंगे, पर हमें पता नहीं कि स्टॉक मार्केट में वो कंपनी किस नाम से लिस्टेड है और किस नाम से लिस्टेड है वो कंपनी इंडिया में। और कईयों को तो पता नहीं होगा कि वो इंडिया में लिस्टेड भी थी कि नहीं। तो डायरेक्टली चलते हैं उस स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ हम आगे उस शेयर के चार्ट पैटर्न के ऊपर। शेयर का नाम हम एंड में देखेंगे, पहले हम उसका चार्ट पैटर्न और बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। तो ये चार्ट पैटर्न कंपनी का थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ है, पर ग्रीन में ही है, मतलब हरे निशान में ही है। तो एक बार डायरेक्टली 5 दिन का, जल्दी से 1 महीने का, 6 महीनों का, तो चार्ट पैटर्न थोड़ा रेड में है। तो 6 महीने का टाइम आप लोगों को पता ही है क्यों, क्या रीज़न क्या है इसका रेड में होने का। क्योंकि बीच में लॉकडाउन वगैरह आ गए थे मार्च के टाइम पे, उसके बाद सारे शेयर गिरे, तो ऑब्वियसली इसका भी तो गिरना बनता ही था। तो अब डायरेक्टली हम चल जाते हैं एक बार मैक्स चार्ट पैटर्न पे। तो हम आ गए एक बार मैक्स के ऊपर। सो मैक्स में चार्ट पैटर्न जो है वो ग्रीन में ही है। जो कंपनी जो अपना हाई बनाया था तकरीबन 500 का बनाया था, और लो कंपनी ने जो अपना बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ हाई लो, जो लो था 261 का था। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 55 बिलियन में आती है। और आज ये कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो 358 और 1 पॉइंट की जंप है और 0.48% की बनती है। तो ये हमने पूरा कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लिया। अब एक बार चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो जो कंपनी का नाम लिखा है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ऊपर लिखा हुआ है कंपनी का नाम। तो वेस्ट लाइफ, और कंपनी का जो अमाउंट है कितने में, करोड़्स में है, तो वह साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। एक बार नीचे चल के कंपनी के रिजर्व देख लेते हैं। जो रिजर्व कंपनी के हैं वो बढ़ते हुए हैं, पहले 449 के थे, फिर 445 के हुए और 451। काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो बढ़ रहे हैं। मेन रीज़न ये होना चाहिए हमारा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी में डेप्ट कोई नहीं है, 0 हर साल कंपनी का 0 है। तभी रिजर्व कंपनी के बढ़ती हैं। और अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है तो इनको कोई बैंकों में लोन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता। तो इससे एक बात अच्छी हो जाती है, जो कंपनी के पास प्रॉफिट आता है वो इनके पास ही डायरेक्टली आता है, इनको कोई बैंकों को इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता। तो इससे इनका जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो कैश एंड बैंक और करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स देख लेते दोनों। कैश एंड बैंक में 0.4 का, फिर 14 का, 0.23 का, ये भी बढ़ते हुए। जो करंट एसेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ते हुए एकदम से। तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है इस कंपनी की। तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई पे दोनों पे लिस्टेड है। बीएसई पे कब से लिस्टेड है, और पर जब एनएसई पे ये कंपनी आई थी तो पिछले साल ही आई है, जो कि हमने अब चार्ट पैटर्न पे देखा था कि जो कंपनी है 2019 में आई है एनएसई के ऊपर। वह बीएसई से 2001 के टाइम से कंपनी लिस्टेड है। अब देख सकते हैं कंपनी ने कितनी बार बोनस या स्टॉक स्प्लिट कितनी बार या डिविडेंड्स कितनी बार दिए हैं। तो यहाँ पे सामने डाटा है कंपनी के डिविडेंड का। पहले 5 रुपीज़ का दिया, फिर 10 का, फिर 5 का, 2008 में भी दिया, 2009 में दिया। मतलब हर साल कंपनी जो डिविडेंड है अपने शेयर होल्डर्स को देते आ रही है। अब चल रहे थे एक बार देख लेते हैं बोनस के ऊपर। तो कंपनी ने 2 बार बोनस भी दिया है। एक तो 2012 में दिया, तो दूसरा 2008 में भी दिया है। 1:1 का और 79:1 का। 79:1 में क्या होगा, जो 79 शेयर्स होंगे वो एक में बन गए होंगे कंपनी के, और 1:1 में तो ऑब्वियसली 1 और 1 का हो गया। और स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने एक बार की दिया है, जिसकी जो ओल्ड फेस वैल्यू थी वो 10 की थी, जो कि हो गई थी 1 की। यहाँ पे लिखा 2013 में जनवरी 12 को कंपनी ने दिया था। और कंपनी ने राइट इशू हम देख लेते हैं कितनी बार किए। तो हाँ, तो कंपनी ने राइट इशू एक बार भी नहीं किया। सो हमने ये सबको देख लिया। बोनस भी कंपनी ने दिया, स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने किए हैं, और डिविडेंड भी देने वाली कंपनी लगातार है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी, जो कंपनी बोनस या स्टॉक स्प्लिट करती है तो वो जो रिटर्न्स होते हैं एक हिसाब से डबल ही कह लो बन जाते हैं। तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो एक बार हम देखते हैं अब कंपनी की, वो हमने बैलेंस शीट देख रही है, और एक बार देख ले कि डिविडेंड वगैरह देती है कि नहीं। अब सीधा हम देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितनी है। तो यहाँ हम कंपनी के शेयर होल्डिंग
के ऊपर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल ही है अभी तक। और जो FIS का डाटा हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी में वो 12 से 10 का, मतलब पहले 12 था अब 10 हो गया, जो गिरता हुआ है। और जो DIS है उनने भी मतलब उन्होंने भी अच्छा अपना खासा स्टेक बढ़ा लिया है इस कंपनी में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी बढ़ा हुआ है। वो इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का भी यहाँ पे बढ़ता हुआ है। जो म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा है वो भी बढ़ता हुआ है। अगर DIS है तो वहाँ पे बढ़ता हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो हमारे कंट्री के अंदर ही ये जो कंपनी है उसको काफ़ी लोग पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं जिससे होल्डिंग्स बढ़ रही हैं। सिर्फ FIS का डाटा है जो नीचे गिरा हुआ। फॉरेन FIS होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, तो ये FIS होते हैं। तो एक बार हमने सब कुछ देख लिया, अब एक बार देख लेते हैं कंपनी की सेल्स का क्या फ़र्क, कितना इम्पैक्ट पड़ा कंपनी को सेल्स के ऊपर इस टाइम पे। तो ये हमारे कंपनी की सेल्स के ऊपर डायरेक्टली, और जो कंपनी की सेल्स दिखाई हुई है हर 3 महीने के बाद की सेल्स दिखाई हुई है। तो दिसंबर 2019 में, फिर मार्च और जनवरी में, सॉरी जून में। तो एक मिनट, एक बार इसका चार्ट हम एक बार सेट कर लें। सो यस, तो दिसंबर में 432 की और मार्च में 336 की। दिसंबर से मार्च में फिर से गिर रहा है, मतलब जो सेल्स है कंपनी गिर रही है। और उसके बाद 93 करोड़ की सेल रह गई कंपनी में। हम अब देखेंगे, हमने अभी कंपनी के बिज़नेस के ऊपर से कंपनी का शेयर प्राइस का नाम देखा है, इस पर बिज़नेस भी नहीं देखा क्या बिज़नेस करती है और क्यों कंपनी का शेयर इतना गिर रहा है। तो जब हम इस कंपनी का बिज़नेस देखेंगे तो अपना पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है इसका गिरने का और हमें इस कंपनी में करना भी क्या चाहिए। और कंपनी के भाई इनकम देख लेते हैं, अदर इनकम्स। तो सेल्स कंपनी गिर रही है पर कंपनी की इनकम्स है वो थोड़ी थोड़ी के काफ़ी गुना बढ़ती दिख रही है यहाँ पे। और जो टोटल इनकम है कंपनी की वो थोड़ी गिरती हुई है, कुछ 200 करोड़ के करीब कंपनी गिर रही है। ऑब्वियसली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में जा रहा होगा, वो आपको कंपनी का नाम देख के पता चल जाएगा क्यों जा रहा है। और फ्यूचर में क्या इस कंपनी में हो सकता है वो भी हम देख लेंगे एक बार। तो हमने ये अपनी कंपनी की सेल्स वगैरह देख ली। अब डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के नाम के ऊपर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो डायरेक्टली नाम के ऊपर, कंपनी के बिज़नेस के ऊपर आने से पहले हम देख लेते हैं कंपनी के साथ ट्रेडिंग कितनी हुई है। 1,73,000 की कंपनी में ट्रेडिंग हुई है। और उसके बाद डिलीवरीज उठाई गई हैं वो काफ़ी अच्छी उठाई गई है, 42,000 की, मतलब 24% की डिलीवरी कंपनी में उठाई गई है इंट्रा डे के अंदर, मतलब आज के दिन के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी में लोग पॉजिटिव है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो एक बार हम छोटी सी नज़र डाल लेते हैं, ये कंपनी मिड कैप की है, स्मॉल कैप की और लार्ज कैप की, किस कौन से कैपिटलाइजेशन की कंपनी ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, और कंपनी इसकी मिड कैप की कंपनी है ना, लार्ज कैप की नहीं। ये बात हमें नोटिस करने वाली, लार्ज कैप की कंपनी नहीं है, मिड कैप की कंपनी है। और जो सेक्टर का PE यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का PE वो 663 है, सेक्टर का PE 63 है। और जो कंपनी ने सिर्फ एक महीने में जो अच्छे रिटर्न दिए हैं उसका 10% है, 10.66% कंपनी ने सिर्फ एक महीने में रिटर्न दिए हैं। कंपनी का मार्केट क्या 5,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप भी है। तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 की सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है। अब डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के ऊपर, फाइनली कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे इस कंपनी का नाम पता चलेगा और एग्जैक्टली बिजनेस पता चलेगा है क्या। FMCG तो है, तो उसमें किस प्रोडक्ट का नाम क्या है इसके। तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वेस्ट लाइफ के, हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। साफ साफ सामने लिखा हुआ है जो कंपनी करती है, इस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट अक्रॉस द वेस्ट एंड साउथ इंडिया होली ऑन सब्सिडरीज हार्ड केस रेस्टोरेंट्स। तो जो कंपनी है वो क्या करती है, हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट और वेस्ट और साउथ इंडिया में जो मैकडोनल्ड्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इस कंपनी से ही ली जाती हैं। तो मतलब डायरेक्टली जो ये कंपनी है वो मैकडोनल्ड्स को इंडिया में लेके आई है।
तो मैकडोनल्ड्स जितना भी इंडिया में पैसे कमाएगा वो इस कंपनी को भी मिलेगा। सो मैकडोनल्ड, एक बार इसके हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो क्या है। ब्रांड इसके हैं, मैक कैफ़े इस कंपनी का ब्रांड है। उसके बाद मैकडी ब्रेकफास्ट, मैकडी डिलीवरी, डेजर्ट किस्को, कॉस्क, और ये कंपनी के रेस्टोरेंट्स काउंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल 319 के एम्प्लॉयज़, 9,000 के एम्प्लॉयज़ है। और ये रेवेन्यू जो कंपनी एक साल में 2020 में जो जितना इसने जनरेट किया है वो है 15,000 का। सो इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज भी है 100 करोड़ की। उसके बाद फूड लोकेलिटी कितने परसेंट की है, लॉजिस्टिक्स जो कंपनी की है इन परसेंटेज 95% की कंपनी है। तो जैसे कि हमने इस कंपनी का नाम देख लिया, मैकडोनल्ड्स की कंपनी है। तो ये लिस्टेड कहाँ कहाँ एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है, और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि NSE और BSE पे दोनों पे कंपनी ट्रेड करती है। तो ये मैकडोनल्ड्स की बात हुई। तो हमने देखा कि कंपनी की सेल्स गिरी हुई थी, तो ऑब्वियसली इनके सारे रेस्टोरेंट्स जो थे वो क्लोज़ हुए पड़े थे लॉकडाउन के टाइम पे, और काफ़ी तो 2-3 महीने तक ये बंद रहे हैं रेस्टोरेंट। तो ऑब्वियसली इनकी प्रोडक्शन सेल्स कहाँ से होनी थी, तो कंपनी पे इफेक्ट तो पड़ना था सेल्स और रेवेन्यू वगैरह पे। तो ये रीज़न है। और इस कंपनी का मेन रीज़न क्या है जो हम इस कंपनी को ख़रीदना रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ास्ट फूड की डिमांड इंडिया में हमारे बहुत बढ़ती है। और ये तो सबसे अच्छा ब्रांड मैकडोनल्ड्स जो है, जो बर्गर्स बनाता है। तो जिससे हम बर्गर को जानते हैं, तो मैकडोनल्ड्स को तो सारे पता है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे कस्टमर मैकडोनल्ड्स के रिच से रिच पर्सन और काफ़ी मिडिल क्लास लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो कंपनी के पास कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा आने वाला है आगे वाले टाइम में, और इस टाइम भी काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है, क्योंकि आजकल के टाइम के बच्चे जो हैं तो वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला आने वाले 5 से 6 सालों में। और सबसे अच्छी बात है कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, जो कि हमने देखने को मिलता था। तो हम एक बार अब बात कर लेते हैं हमें इस कंपनी में करना क्या चाहिए। तो ये कंपनी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली कंपनी है, तभी अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो पर कम से कम हमें कितना टाइम इस पर होल्ड करना चाहिए। तो अगर हमने 20 से 25% के रिटर्न, हम एग्जैक्टली नहीं कहते हमें इतने मिले, इतने ही मिलेंगे रिटर्न। कभी भी कैसे भी किसी भी तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, अच्छे भी मिल सकते हैं, और अगर कुछ और हो जाता है तो नेगेटिव भी मिल सकते हैं। पर एक रीज़न है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे जो हमारे रिटर्न होंगे हमेशा पॉजिटिव में ही होंगे, ग्रीन चार्ट में ही होंगे। तो हमें सिर्फ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ये मेरा कहना है और मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी जो काफ़ी सारे शेयर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, अच्छे शेयर्स। तो ये थी मेरी राय। यहाँ पे हम वीडियो करते हैं एंड, और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी किसी भी तरह की ट्रेडिंग या सेल परचेज करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें और अपने उसी हिसाब से रिस्क लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।